हेलो दोस्तों, मैं प्रोफेसर अनुपम पांडे फंडामेंटल कंसेप्ट्स इन ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। हमारा आज का टॉपिक है प्रेशर बेल्ट्स ऑन अर्थ या पृथ्वी की वायुदाब पेटियाँ। सबसे पहले हमारा आज का लर्निंग आउटकम या हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे उद्देश्य क्या है। आज हम समझेंगे कि एयर प्रेशर वायुदाब होता क्या है और दूसरा इसके कॉजिंग फैक्टर्स क्या है, कौन से कारक हैं, कौन से वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एयर प्रेशर क्रिएट होता है, और दूसरा एयर प्रेशर को मॉडिफाई करने वाले कौन से फैक्टर्स होते हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं, कौन से फैक्टर्स हैं, फिनोमेना है जिनकी वजह से एयर प्रेशर में बदलाव आता है, इनके अंदर कुछ परिवर्तन होता है। तो एयर प्रेशर इसको हम डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं एज टोटल वेट, जो कुल भार है ऑफ द कॉलम ऑफ एयर पर यूनिट एरिया। जो पृथ्वी पर हमारा जो वायुमंडल है उसमें अगर हम एक छोटा सा एरिया ले लें, जैसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले सकते हैं, 1 फीट स्क्वायर ले सकते हैं, 1 मीटर स्क्वायर ले सकते हैं, तो अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया हमने लिया पृथ्वी पर और उस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में अगर हम ऊपर जाते चले जाए एक पतले से कॉलम के रूप में, एक पतले से कॉलम के रूप में अगर हम ऊपर जाते चले जाए, तो इस पूरी एयर का जो वेट है, इसका जो भार है, उसकी वजह से यहाँ पर जो प्रेशर पड़ रहा है, इसी को हम एयर प्रेशर कहते हैं। और इसका महत्व क्या है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। एयर प्रेशर, इससे मूवमेंट ऑफ विंड्स होता है, जो पवने हों, चाहे वो ग्रही पवने हों, प्लानिटरी विंड्स हो, या रीजनल हो, या लोकल विंड हो, इन सब का जो मूवमेंट होता है वो एयर प्रेशर से ही होता है, इसके कारण होता है। इसी से जुड़े हुए जो वेदर फिनोमेना होते हैं, जैसे रेनफॉल है, आपका फॉग है, तरह तरह के फिनोमेना हैं, वो सब इससे जुड़े हुए होते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, ये ऊष्मा के पुनः वितरण में एक सहायक भूमिका इसकी होती है। हम लोगों ने लेक्चर 1 और 2 में देखा था कि किस तरीके से पृथ्वी के कुछ क्षेत्रों में ऊष्मा ज़्यादा एकत्रित होती है और कुछ जगहों पर उनके अपेक्षाकृत कम होती है। तो इस ऊष्मा के रीडिस्ट्रीब्यूशन में, इसके पुनः वितरण में इसका एक बड़ा योगदान होता है। कैसे, ये बात हम लोग आगे लेक्चर में देखते हैं। आइए बात करते हैं फैक्टर्स कॉजिंग एंड मॉडिफाइंग एयर प्रेशर की। इसमें कौन से फैक्टर्स कॉज करते हैं और कौन से फैक्टर्स मॉडिफाई करते हैं। ये मॉडिफाइंग फैक्टर्स हैं और ये कॉज करने वाला फैक्टर है। लेकिन इससे पहले कि हम लोग इनको डिटेल में बात करें, एक छोटे से बात कन्फ्यूजन की। कन्फ्यूजन जब हम स्टूडेंट थे हमें भी था, और हमें ऐसा लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आती होगी। मान लीजिए कि ये इक्वेटर है 0 डिग्री और ये हमारा नॉर्थ पोल है 90 डिग्रीज़ नॉर्थ। अब अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें एक सरफेस पर, तो यहाँ पर टेम्परेचर्स हमारे हाई होता है, यहाँ पर टेम्परेचर लो होता है, और यहाँ पर प्रेशर लो होता है और पोल्स पर प्रेशर हाई होता है। ये हम जानते हैं। तो यहाँ से एक रिलेशनशिप दिखती है टेम्परेचर और प्रेशर की, कि जहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा, गर्म होगा, वहाँ प्रेशर लो होगा, और जहाँ पर टेम्परेचर लो होगा, ठंडा होगा, वहाँ पर प्रेशर हाई होगा। अब प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। हमको पता है कि अगर हम यहाँ से वर्टिकली ऊपर जाएं, ऊपर हाइट पर जाएं, तो टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम लोग नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, टेम्परेचर कम हो रहा है, मतलब ठंडा हो रहा है। और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ना चाहिए, प्रेशर को हाई होना चाहिए जब हम ऊपर जाते हैं तो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, प्रेशर एक्चुअल में लो होता है ऊपर जाने पे। इस बात को हम लोग आगे भी समझेंगे आगे की स्लाइड्स में। लेकिन अभी यहाँ पर हम बात करेंगे फैक्टर्स कॉजिंग एंड मॉडिफाइंग एयर प्रेशर की। तो देखिए, जो प्रेशर का कॉज होता है, जैसा आपने पहले बताया, वो वेट ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस होता है, और ये सी लेवल पर मैक्सिमम होता है। ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर लगभग 1 केजी होता है। 1 किलो का मतलब, अगर हम सी लेवल पर कहीं ज़मीन पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक एरिया खींच दें, इस तरीके से अगर हम बनाएं, तो इसके ऊपर जो पूरा एयर का कॉलम है, उसका जो वेट पड़ रहा है वो 1 केजी का होगा, 1 केजी का होगा।
और इस प्रेशर को हम लोग जो नापते हैं वो बैरोमीटर से नापते हैं। इसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो बैरोमीटर है और इसकी यूनिट जो एसआई यूनिट है वो बार होती है, और इसको हम लोग नॉर्मली मिली बार में भी बताते हैं। अब बात आती, ये तो इसका कॉज है। एटमॉस्फेरिक का कॉज जो गैसेस हैं उनका पड़ने वाला वेट है, और कौन से फैक्टर्स इसको मॉडिफाई करते हैं ज़रा इसको भी हम लोग समझते हैं। ज़रा जो कौन से फैक्टर्स हैं, देखिए पहला फैक्टर जो मॉडिफाई करता है दैट इज़ टेम्परेचर। और जैसा भी हम लोगों ने एक कन्फ्यूजन को डिस्कस करते हुए बताया कि जहाँ पर टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पर प्रेशर लो हो जाएगा, और जहाँ पर टेम्परेचर लो होगा, ठंडा होगा, वहाँ पर प्रेशर हाई हो जाएगा। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात अर्थ के रोटेशन की। यहाँ पर इसको नॉर्मली ज्योग्राफी में या ज्योग्राफी की बुक्स में हम लोग बहुत एक्सप्लेन नहीं करते हैं। जैसे भी आगे प्रेशर बेल्ट्स की बात होगी तो 2 प्रेशर बेल्ट्स हमारी डायनेमिकली इंड्यूस्ड होती हैं, पृथ्वी के रोटेशन की वजह से होती हैं, और इससे ज़्यादा ज्योग्राफी की बुक्स में ना तो दिया जाता है, और हमें लगता है ना उसकी बहुत ज्योग्राफर्स को आवश्यकता है। ये प्योर फिज़िक्स की और डायनेमिक्स की चीज़ है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर एक गेंद है इस तरीके से, ये एक बॉल है, फुटबॉल है, इसको आप कर भी सकते हैं घर पे, और यहाँ इस बॉल पर हमने यहाँ एक छोटी सी इसके टॉप पर एक बूंद रख दी है, पानी की हमने एक बूंद गिरा दी एक इस तरीके से। अगर ये बॉल स्थिर है, स्टेबल है, तो रुकी हुई है, तो ये बूंद यहीं पर पड़ी रहेगी। लेकिन अगर हमने इस बॉल को इस तरीके से घुमाया तेज़ी से, तो जब बॉल रोटेट करेगी तो उसका जो फोर्स है उससे ये बूंद ऐसे नीचे की तरफ मूव करेगी। ये आप देखेंगे ये बूंद इस बॉल के ऊपर नीचे की तरफ दौड़ने लगी टॉप से लेकर के। कुछ इसी तरीके का फिनोमेना होता है जब अर्थ के रोटेशन का, घूर्णन का प्रभाव पड़ता है किसके ऊपर, जो ऊपर की विंड है। इससे होता ये है कि किसी जगह से विंड, अब जैसे मान ली यहाँ से अगर विंड हटेगी तो किसी जगह से हटेगी और कहीं पर आकर के ये पाइल अप होगी, कहीं पर इकट्ठा होगी। तो जहाँ से विंड हटती है वहाँ पर एक लो प्रेशर जनरेट होता है, और जहाँ पर ये पाइल अप होती है वहाँ पर एक हाई प्रेशर की बेल्ट बन जाती है। यहाँ पर लो हो जाएगी और यहाँ पर हाई हो जाएगी। यहाँ पर एक आखिरी बात और हम आपसे कहना चाहेंगे कि ये दोनों फैक्टर्स मॉडिफाई करते हैं, टेम्परेचर और अर्थ का रोटेशन। अब इसमें देखिए अगर एक बार फिर से, यहाँ पर इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर है, और ये नॉर्थ पोल है 90 डिग्रीज़ का। तो देखिए जो हमारा इक्वेटर है या जो पोलर एरियाज़ है, यहाँ पर टेम्परेचर का एक्सट्रीम है। ये खूब गर्म होता है, ये एकदम हॉट है, और ये एकदम कोल्ड है। तो जहाँ पर टेम्परेचर्स का एक्सट्रीम है वहाँ पर टेम्परेचर प्रभावी होता है किसको तय करने में, प्रेशर को। और जहाँ पर टेम्परेचर एक्सट्रीम में नहीं है, जहाँ पर तापमान अपने एक्सट्रीम पर नहीं है, चरम पर नहीं है, वहाँ पर अर्थ का जो रोटेशन है ये एक प्रमुख भूमिका निभाता है वहाँ के प्रेशर को और बनने वाली प्रेशर बेल्ट्स के बारे में। अब ये आगे कैसे ये अर्थ के ऊपर इनका डिस्ट्रीब्यूशन है और इससे जुड़े फिनोमेना क्या है, इनको हम लोग अब आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आइए अब एयर प्रेशर को हम लोग समझते हैं एक ग्राफ और एक फिगर से। जैसा हमने पहले बताया कि एयर प्रेशर होता है एयर कॉलम का जो वेट है जो नीचे सरफेस पर पड़ रहा है, उसकी वजह से ये एयर प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे इस फिगर में आप देखिए, यहाँ पर ये मान लीजिए कि सरफेस है, सी लेवल है या सरफेस है, तो इसके ऊपर इस पूरे कॉलम का, ये जो ऊपर हमने ब्लैक लाइन बनाई है, देखिए इस पूरे कॉलम का यहाँ पर इसके ऊपर वेट पड़ रहा है। इस पूरे कॉलम का यहाँ वेट नीचे पड़ रहा है। लेकिन यही अगर आप हाइट पर चले जाइए, आप मान लीजिए इस हाइट पर चले गए, तो अब जो वेट पड़ रहा है वो इस कॉलम का पड़ रहा है। कॉलम छोटा हो गया। और ऊपर चले जाइए, मान लीजिए आप इस हाइट पर चले जाएंगे तो सिर्फ ये छोटे कॉलम का वेट पड़ेगा। और एटमॉस्फेयर चूँकि मोबाइल होता है, इसकी गैसेज होती हैं, तो इनकी अपनी एक नेचुरल प्रवृत्ति होती है नीचे की तरफ बैठने की। इस फिगर में अगर आप देखिए तो जैसे जैसे अगर आप इस फिगर में देखें तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे
वैसे वैसे जो गैसेस हैं इनकी डेंसिटी देखिए, यहाँ पर इस एरिया में डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ी कम है और यहाँ पर और रेयर हो गई। मतलब ये गैस नीचे की तरफ स्वतः अपने वेट को एक्सर्ट करती है, वेट डालती है। देखिए यहाँ पर डेंसिटी कितनी ज़्यादा है, यहाँ पर कंपैरेटिवली कम है और यहाँ पर और कम है। मतलब जितना आप नीचे आते चले जाएंगे, जो गैसेस हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, उनका प्रेशर उतना ही बढ़ता जाएगा। और रिवर्स कर दे, जितना आप ऊपर हाइट पर जाएंगे प्रेशर उतना कम होता जाएगा। अब ज़रा इस फिगर को देखिए, यहाँ पर ये नीचे शो कर रहा है, ये सी लेवल पर प्रेशर कितना है, 1 है यहाँ नीचे, यहाँ पर देखिए। इसके बाद ये देखिए, ये हाइट दी हुई है 20, 40, 60, 80, 100, ये हाइट दी हुई है किस में, किलोमीटर्स में। तो 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर की जब आप हाइट पर जाएंगे, देखिए यहाँ पर इस हाइट पर जब आप जाते हैं तो एयर प्रेशर जितना सरफेस पर था, सी पर था, उसका 1/10 हो गया। देखिए ये 1/10 रह गया, 1/10 हो गया ये। यही अगर आप मान लीजिए 50 किलोमीटर की हाइट पर जाएंगे, देखिए ये 50 किलोमीटर की यहाँ पर हाइट है, इतनी हाइट पर जाएंगे तो जितना प्रेशर सी लेवल पर था उसका ये 1/1000 रह गया। देखिए ऊपर जाने पर जो कम होने की दर है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। यहाँ पर अगर आप देखिए, ये 35 किलोमीटर की हाइट पर अगर आप रहें यहाँ पर, तो यहाँ ये 35 किलोमीटर्स की हाइट पर जो प्रेशर है वो 1/100 हो गया। मतलब जितना सी लेवल पर था, जितना सी लेवल पर था उसका सिर्फ 1/100 बचता है। और अगर आप 80 किलोमीटर की हाइट पर चले जाएं यहाँ पर, तो ये जितना सी लेवल पर था उसका ये 10,000वां भाग ही बचता है लेकर के। तो ये प्रेशर लगातार कम क्यों होता जा रहा है, क्योंकि जो ऊपर का एयर का कॉलम है जिसकी वजह से वेट पड़ रहा था, उस कॉलम की साइज़ छोटी होती जा रही है, एक बात। और दूसरा, जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हैं वैसे वैसे जो गैसेस की अपनी डेंसिटी है, उनका जो घनत्व है वो भी बढ़ता जाता है, और इनकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उनसे पड़ने वाला प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। तो हम ये इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि जो इसका कॉजिंग फैक्टर है वो एटमॉस्फेयर की गैसेस का जो वेट नीचे पड़ रहा है सरफेस पर, उस भार की वजह से जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वही हमारा एयर प्रेशर है। ऊपर जाने पर ये लगातार कम होता जाता है। क्यों कम होता है? क्योंकि एयर का कॉलम एक तो छोटा होता जाता है, और दूसरा जो गैसेस हैं उनकी डेंसिटी भी नीचे की तुलना में कंपैरेटिवली कम होती जाती है, जिस वजह से ऊपर जाने पर प्रेशर, उनसे पड़ने वाला प्रेशर भी कम होता जाता है। आइए अब देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मॉडिफाई करते हैं, इसके अंदर परिवर्तन लाते हैं। देखिए ये एटमॉस्फेयर, हमने एक फिगर बनाया है जिसके अंदर ये आप मान लीजिए एटमॉस्फेयर है और ये अर्थ है नीचे, ये अर्थ का पार्ट है, राइट। अब अगर यहाँ पर इस पूरे जो अर्थ की सरफेस है, अगर इसकी सरफेस, अगर ये सरफेस एक जैसी होती, सेम होती, लैंड होता, लैंड भी एक जैसा होता, या वाटर होता तो पूरे पर वाटर होता। दूसरा, इस पूरे सरफेस पर टेम्परेचर सब जगह एक होता, सेम होता, और अर्थ स्टैटिक होती है। अगर अर्थ स्टैटिक होती तो हर जगह ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, इसके ऊपर और इसके नीचे सरफेस पर हर जगह जो एयर का प्रेशर होता वो सेम होता। क्यों? क्योंकि एयर का प्रेशर तो जो ऊपर वाली एयर का कॉलम है उसका वेट है, तो हर जगह एयर प्रेशर एक जैसा होता। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको कुछ फैक्टर्स मॉडिफाई करते हैं। कौन से वो फैक्टर्स हैं? हम लोगों ने बात की थी एयर के टेम्परेचर की और अर्थ के रोटेशन की। अब हम देखते हैं कि ये दोनों किस तरीके से एयर के जो प्रेशर है, जो वायुदाब है, उसको किस तरीके से ये मॉडिफाई करते हैं, इसमें परिवर्तन लाते हैं। देखिए अर्थ पे यहाँ मान लीजिए कि इस जगह पर ये इक्वेटर है, 0 डिग्री है, और यहाँ पर ये 90 डिग्रीज साउथ है, और यहाँ पर ये 90 डिग्रीज नॉर्थ है। मतलब ये आपका हो गया इक्वेटोरियल एरिया हो गया। ये आपका दोनों तरफ
टेम्परेट एरिया हो गया, शीतोष्ण हो गया, और ये दोनों आपके पोलर एरिया हो गए। हम लोगों ने लेक्चर 1 में इंसुलेशन में, फिर लेक्चर 3 में टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन में इस चीज़ को देखा था कि बहुत सारे कारण थे जिसकी वजह से जो यहाँ का इक्वेटोरियल एरिया है, ये एरिया है, इसको ज़्यादा हीट मिलती है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट और पोलर एरिया के। और जो पोलर एरिया है, यहाँ पर जो हीट है वो सबसे कम होती है। मतलब ये कि जो इक्वेटोरियल एरिया है ये हॉट होता है, किसकी तुलना में? इस टेम्परेट के एरिया, इन दोनों के और पोल्स की तुलना में। और ये जो पोलर एरिया है ये कूल होता है, ये कोल्ड होता है, किसकी तुलना में? ये टेम्परेट और आपके इक्वेटोरियल एरिया। मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर, इंसुलेशन और टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उसी एक सरफेस पर, ये जो ब्लू लाइन है मान लीजिए, इसी एक सरफेस पर यहाँ पर हाई टेम्परेचर हो गया और यहाँ पर टेम्परेचर्स लो हो गए इसी सरफेस पर। अगर ये टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होता तो प्रेशर हर जगह बराबर होता है और अर्थ स्टैटिक भी होती तो। लेकिन चूंकि ये टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ तो यहाँ पर एक लो प्रेशर बन गया, और यहाँ पर चूंकि ये ठंडा है तो यहाँ पर हाई प्रेशर बन गया इन दोनों जगहों पर। अब देखिए, जो हमारे इक्वेटोरियल और पोलर एरियाज़ होते हैं ये होते हैं टेम्परेचर की एक्सट्रीम के। तो जहाँ पर टेम्परेचर की एक्सट्रीम है वहाँ पर प्रेशर की बेल्ट को जो तय करने वाला या मॉडिफाई करने वाला जो मेजर फैक्टर होता है वो टेम्परेचर होता है। वो तय करता है कि कहाँ पर हाई रहेगा प्रेशर और कहाँ पर लो रहेगा। लेकिन जो हमारे टेम्परेट एरिया है, जो बीच के क्षेत्र हैं जहाँ पर टेम्परेचर का एक्सट्रीम नहीं मिलता है, शीतोष्ण क्षेत्र में, यहाँ पर अर्थ का रोटेशन एक प्रोमिनेंट फैक्टर उभर करके आता है, टेम्परेचर से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और घूमती हुई पृथ्वी, जो घूर्णन करती हुई, रोटेट करती हुई पृथ्वी की वजह से यहाँ पर 60 डिग्री साउथ पर और इधर 60 डिग्रीज नॉर्थ पर एक लो प्रेशर का बेल्ट क्रिएट होता है, और 30 डिग्रीज नॉर्थ और इधर 30 डिग्रीज साउथ पर यहाँ पर एक हाई प्रेशर की बेल्ट होती है। क्यों यहाँ पर ये हाई और लो बन रही है? इसको जैसा हमने पहले बताया, ज्योग्राफी के बुक्स में हम लोग ज्योग्राफर्स बस यही बात करते हैं कि अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है। किस तरीके से प्रभावित करता है ये हम लोग लेक्चर के इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी बात कर चुके हैं। आइए प्रेशर बेल्ट्स को देखते हैं ग्लोब पर, पृथ्वी पर। देखिए, यहाँ ये इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर है। यहाँ पर लो प्रेशर की बेल्ट बनती है जिसे हम लोग इक्वेटोरियल लो प्रेशर, इक्वेटोरियल या भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी बोलते हैं। ये थर्मली इंड्यूस्ड है, ये थर्मली टेम्परेचर की वजह से इंड्यूस होती है, यहाँ पर है। इसके बाद 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में अगर हम लोग देखें अक्षांशों पर, तो यहाँ हाई प्रेशर की बेल्ट मिल रही है। देखिए, ये हाई प्रेशर की बेल्ट है, इसे हम लोग उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी या सब ट्रॉपिकल, इसे हम लोग सब ट्रॉपिकल भी कहते हैं। और ये टेम्परेचर की वजह से नहीं होती है, ये अर्थ के रोटेशन की वजह से होती है। ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड है, इसका टेम्परेचर से लेना नहीं है। इसी तरीके से 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों पर अगर हम लोग देखें तो एक लो प्रेशर की बेल्ट मिलती है दोनों तरफ, ये लो प्रेशर की है। इसे हम लोग उपध्रुवी निम्न दाब पेटी या सब पोलर भी कहते हैं, सब पोलर। और ये भी अर्थ के रोटेशन की वजह से होता है, ये डायनेमिकली इंड्यूस्ड है, घूर्णन की वजह से है। इसका जो मेन फैक्टर है, कॉजिंग फैक्टर है यहाँ पर इस लो प्रेशर का, वो टेम्परेचर नहीं है। और फिर हम आते हैं ध्रुवों पर। ये 90 डिग्रीज नॉर्थ यहाँ पर है, नॉर्थ पोल है, और ये 90 डिग्री साउथ है, साउथ पोल है। यहाँ पर दोनों पर आप देखें ध्रुवों पर हाई प्रेशर की बेल्ट मिलती है जिसे हम लोग पोलर हाइज भी बोलते हैं। और ये टेम्परेचर की वजह से होता है, ये थर्मली इंड्यूस्ड है, ये
तापमान की वजह से, निम्न तापमान की वजह से यहाँ पर ये हाई प्रेशर बनता है। ये तो एक स्थिति हुई जब हमारी ये आप देख रहे हैं अलग अलग अक्षांशों पर किस तरह से हमारी हाई और लो प्रेशर की बेल्ट्स पाई जाती हैं। लेकिन पूरे अगर हम लोग एक साल भर के क्रम को देखें तो सूर्य की सीधी किरणें कभी वो भूमध्य रेखा पर होती हैं, कभी कर्क रेखा पर होती हैं और कभी मकर रेखा पर होती हैं, जिससे कि सीजन्स वगैरह कॉज होते हैं, हम लोग जानते हैं। तो ये जो सन का एपरेंट मूवमेंट है, ये जो सन की सूर्य की जो लंबवत किरणें कभी मकर रेखा पर हैं, कभी भूमध्य रेखा पर हैं और कभी कर्क रेखा पर हैं, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे प्रभाव पड़ता है ये हमारी वायुदाब की पेटियों पर, और उससे विंड सिस्टम कैसे प्रभावित होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे समझेंगे। हमने लेक्चर 1 में देखा था कि सूर्य की किरणें अलग अलग समय पर पृथ्वी के अलग अलग अक्षांशों पर या अलग अलग स्थानों पर लंबवत होती हैं। जैसे इस फिगर में देखिए, यहाँ पर है 21 मार्च, ये 21 मार्च की स्थिति है और इस समय सूर्य की किरणें लंबवत हैं इक्वेटर पर या भूमध्य रेखा पर। इसके बाद अप्रैल में ये लंबवत हो जाती है लगभग 10 डिग्री नॉर्थ पर, यहाँ पर लंबवत हो जाती है। इसके बाद मई के महीने में ये 20 डिग्री नॉर्थ पर लंबवत हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर इस अक्षांश पर ये लंबवत हैं और 21 जून को ये आकर के जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इस पर आकर के लंबवत होती हैं। इसके बाद जुलाई में एक बार फिर से ये 20 डिग्री नॉर्थ पर आ जाती हैं, अगस्त में फिर 10 डिग्री नॉर्थ पर आती हैं। इसके बाद 22 सितंबर को ये फिर से एक बार भूमध्य रेखा या इक्वेटर पर लंबवत होती है यहाँ पर। इसके बाद अब ये दक्षिणी गोलार्ध में चला गया। अक्टूबर में देखिए ये लंबवत होती हैं 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर, यहाँ पर होती हैं। इसके बाद नवंबर के महीने में ये 20 डिग्री साउथ पर होती हैं और 22 दिसंबर को ये आ जाती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर। इसके बाद जनवरी के महीने में देखिए, ये जनवरी के महीने में फिर से एक बार ये 20 डिग्री साउथ पर होती हैं। फरवरी में ये फिर 10 डिग्री पर आती हैं और मार्च में वापस फिर ये आ जाती हैं इक्वेटर पर। सूर्य की किरणें जहाँ पर लंबवत होंगी वहाँ पर पृथ्वी की उस स्थान पर सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाएगा और जहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाएगा वहाँ पर लो प्रेशर का बेल्ट बनेगा। ये बनता है इक्वेटर और उसके आसपास के जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं वहाँ पर ये लो प्रेशर की बेल्ट पाई जाती है। अब जब मार्च और सितंबर में जब भूमध्य रेखा पर इक्वेटर पर ये सीधे लंबवत है तो जो लो प्रेशर की बेल्ट है वो इक्वेटर पर होगी, यहाँ पर इक्वेटर पर होगी। और जून के महीने में जब सन की डायरेक्ट रेज जो लंबवत किरणें हैं जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर चली जाएंगी तो जो लो प्रेशर की बेल्ट है ये भी नॉर्थ की तरफ माइग्रेट कर जाएगी, धीरे से खिसक जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट। ये जो लो प्रेशर की बेल्ट है ये थोड़ा सा नॉर्थ में चली जाएगी। इसके बाद सितंबर में वापस ये लो प्रेशर की बेल्ट आ जाएगी इक्वेटर पर और फिर जब हम दिसंबर के महीने में जाएंगे तो सूर्य की सीधी किरणें जो लंबवत किरणें हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर आ जाती हैं, दक्षिणी गोलार्ध पर आ जाती हैं और जो लो प्रेशर की बेल्ट है ये भी खिसक करके दक्षिणी गोलार्ध में आ जाती है। कैसे ये बेल्ट शिफ्ट करती है ये हम लोग अब अगले स्लाइड में देखेंगे। आइए अब समझते हैं शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट को। देखिए यहाँ आपको समझाने के लिए हमने ग्लोब पर प्रेशर बेल्ट्स बनाई हैं, अलग अलग कलर्स यूज़ किए हैं। जो देखिए रेड लाइन है ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये इक्वेटर है रेड लाइन। इसके बाद इसके नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ आप देखेंगे तो ये 30 डिग्रीज़ नॉर्थ है और ये 30 डिग्रीज़ साउथ है ग्रीन कलर में, ये हाई प्रेशर की बेल्ट है। इसके बाद ब्लू कलर में देखिए ये 60 डिग्रीज़ नॉर्थ है और ये 60 डिग्रीज़ साउथ है और यहाँ टॉप पर ये 90 डिग्रीज़ नॉर्थ है, नॉर्थ पोल है और यहाँ पर ये 90 डिग्री साउथ या साउथ पोल है। अब देखिए यहाँ पर ये इधर जो लेफ़्ट साइड का फिगर है, देखिए यहाँ पर ये प्रेशर बेल्ट दिख रही है, ये लो प्रेशर की बेल्ट है। कब? जब सन की डायरेक्ट रेज इक्वेटर पर है, जब सूर्य की किरणें लंबवत कहाँ पर है? भूमध्य रेखा पर है। ये स्थिति होती है कब? एक होती है ये मार्च में और होती है ये सितंबर में। लेकिन देखिए जून में क्या हो रहा है, जून में सूर्य की सीधी किरणें लंबवत हो जाती हैं यहाँ पर,
ये स्थिति आती है जून में या 21 जून को। जब ये 21 जून की स्थिति में होता है तो देखिए ये जो लो प्रेशर की बेल्ट है, ये जो लो प्रेशर की इक्वेटोरियल लो प्रेशर की बेल्ट जो हमने यहाँ पर इधर देखा था, ये पूरी शिफ्ट हो गई कहाँ पे? देखिए ये रेड लाइन इक्वेटर की है और ये इक्वेटर के नॉर्थ में चली गई। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर ये जो हाई प्रेशर की बेल्ट थी जो 30 डिग्री के दोनों तरफ थी, ये हाई प्रेशर की बेल्ट भी शिफ्ट हो गई और ये चली गई 30 डिग्री के नॉर्थ में चली गई। देखिए ये पूरी शिफ्टिंग हो गई, ये बेल्ट जो यहाँ पर थी अब ये बेल्ट यहाँ पर आ गई। इसी तरीके से जो सब पोलर जो उपध्रुवी निम्न दाब की पेटी थी जो 60 डिग्री के दोनों तरफ थी, सामान्य स्थिति मतलब जब सूर्य की किरणें लंबवत थीं भूमध्य रेखा पर, मतलब मार्च और सितंबर में। तो देखिए उस समय ये जो निम्न दाब की पेटी थी उपध्रुवी, ये 60 डिग्री अक्षांश के दोनों तरफ थी। लेकिन जब सूर्य की किरणें जून में लंबवत हुई कहाँ पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, तो ये पूरी पेटी भी खसक करके देखिए ये 60 डिग्री के नॉर्थ में चली गई। और ये जो ध्रुवीय क्षेत्र था देखिए यहाँ पर ये छोटा सा हिस्सा आप देखिए जो सामान्य स्थिति में ये क्षेत्र था, ये और सिकुड़ करके ये नॉर्थ पोल की तरफ शिफ्ट हो गया। इसी के विपरीत अब आप अगर दूसरी तरफ देखिए, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में देखिए, तो यहाँ पर ये जो 30 डिग्री दक्षिण की अक्षांश रेखा है, जो 30 डिग्री साउथ की अक्षांश रेखा है, जब सूर्य की किरणें लंबवत हुई कहाँ पर? 23.5 डिग्री नॉर्थ में। तो देखिए ये बेल्ट खसक गई नॉर्थ की तरफ, मतलब अब ये पूरी बेल्ट आ गई इक्वेटर की तरफ। देखिए ये पूरी बेल्ट जो यहाँ पर थी 30 डिग्री के दोनों तरफ थी, अब ये आकर के 30 डिग्री के इक्वेटर की तरफ चली गई, मतलब ये 20 से 25 डिग्री के बीच में चली गई, 20 से 25 28 डिग्री। इसी तरह से देखिए जो ये बेल्ट है जो 60 डिग्री साउथ पर थी, अब ये 55 से 60 के आसपास चली गई। और जो ध्रुवीय क्षेत्र था जो एक छोटे सीमित एरिया में था, ये भी फैल करके देखिए एक बड़े क्षेत्र पर फैल गया। मतलब ये कि जब सूर्य की सीधी किरणें या लंबवत किरणें जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होती हैं या जब ये उत्तरी गोलार्ध में आता है, तो सारी जो आपकी प्रेशर बेल्ट है ये सब नॉर्थ की तरफ शिफ्ट कर जाती हैं। और ठीक इसका विपरीत होगा जब सन की डायरेक्ट रेज दक्षिणी गोलार्ध पर होंगी, मतलब दिसंबर के महीने में, तो ये सारी प्रेशर बेल्ट्स साउथ की तरफ शिफ्ट होंगी। तब ये जो आपकी 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा के अगल बगल ये जो निम्न दाब की पेटी थी, ये खसक करके इक्वेटर के साउथ में आ जाएगी। जैसे जून के महीने में ये इक्वेटर के नॉर्थ में गई थी, वैसे ही दिसंबर में ये इक्वेटर के साउथ में आ जाएगी। और उसी क्रम में सारी जो वायुदाब की पेटियां हैं जो जून की स्थिति में अपनी वास्तविक स्थिति से या सामान्य स्थिति से उत्तर की तरफ खिसकी थी, अब ये सारी पेटियां अपनी सामान्य स्थिति से दक्षिण या साउथ की तरफ खिसक जाती हैं। आइए अब देखते हैं कि इन प्रेशर बेल्ट्स का पृथ्वी पर प्रभाव क्या पड़ता है। देखिए यहाँ पर एक लो प्रेशर इक्वेटर पर है जिसको हम लोग इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। इसके बाद एक लो प्रेशर की बेल्ट है यहाँ पर 60 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ पर, जिसको हम लोग सब पोलर या उपध्रुवीय निम्न दाब का क्षेत्र कहते हैं। और इनके बीच में देखिए यहाँ पर 30 डिग्री पर एक हाई प्रेशर की बेल्ट है जिसको हम लोग उपोष्ण उच्च दाब की पेटी बोलते हैं। ये लगभग 30 डिग्री नॉर्थ पर होता है। और एक दूसरा हाई प्रेशर का एरिया होता है यहाँ पर, ये पोल्स पर, एक नॉर्थ पोल के सहारे है और एक साउथ पोल के सहारे। देखिए विंड हमेशा जो पवने हैं वो हाई प्रेशर के एरिया से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। मतलब एक इस हाई प्रेशर से हवाएं चलेंगी इधर लो प्रेशर की तरफ और एक इधर चलेगी। और यहाँ ये हाई प्रेशर जो ध्रुवीय क्षेत्र का यहाँ से चल करके इधर आएंगे। इसी तरीके से देखिए ये ध्रुवीय क्षेत्र से ये आएगी 60 डिग्री पर, 90 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ पर, और 30 डिग्री से एक हिस्सा जाएगा 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ और एक हिस्सा आएगा यहाँ पर इक्वेटर की तरफ। ये हमारा विंड का मूवमेंट होता है। अब ये हिस्सा जो उपोष्ण उच्च दाब पेटी से होकर के उस क्षेत्र से होकर के भूमध्य रेखा की तरफ आ रहा है, तो इन हवाओं को हम लोग बोलते हैं ट्रेड विंड्स।
ये ट्रेड विंड्स हैं। और जो उपोष्ण उच्च दाब की पेटी है 30 डिग्री नॉर्थ से या 30 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री साउथ से जो 60 डिग्री नॉर्थ या 60 डिग्री साउथ की तरफ चलती हैं, इसको हम लोग पछुआ पवने या वेस्टर्लीज बोलते हैं। और यहाँ पर भी ये वेस्टर्लीज है, ये ट्रेड विंड्स है। और जो ध्रुवीय क्षेत्र से उपध्रुवीय क्षेत्र की तरफ हवाएं आ रही हैं, मतलब 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री साउथ से 60 डिग्री नॉर्थ या 60 डिग्री साउथ की जो लो प्रेशर की बेल्ट है वहाँ पर आ रही, इसको हम लोग पोलर ईस्टर्लीज बोलते हैं, पोलर विंड्स हैं। तो इन्हीं विंड्स को देखिए यहाँ पर ये दर्शाया गया है, ये पोलर ईस्टर्लीज हैं, ये वेस्टर्ली विंड है, ये ट्रेड विंड है। इसके बाद सदर्न हेमिस्फीयर में देखिए ये भी ट्रेड विंड है, ये वेस्टर्लीज है और ये पोलर ईस्टर्लीज है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की है कि देखिए ये हवाएं तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आ रही हैं, लेकिन इसमें कहीं पर भी जो हवा का मूवमेंट है वो हवाएं सीधे न जा करके ये तिरछे जा रही हैं। देखिए ये तिरछे जा रही हैं, और इसको जब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, इसकी जो ज्योग्राफी में एक्सप्लेनेशन मिलती है तो वो मिलती है फेरल के नियम से, फेरल्स लॉ। ये फेरल्स लॉ है जो ये बताता है कि हवाएं जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चलती हैं तो वो अपने दाहिने तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और जब वो सदर्न हेमिस्फीयर में चलती हैं तो अपने बाएं तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। राइट और लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन होता है, और इसका भी कारण बताया गया है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स तो क्या है ये कोरियोलिस फोर्स? फेरल का नियम तो ये बताता है कि डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, और उस डिफ्लेक्शन का कारण है कोरियोलिस फोर्स। तो कोरियोलिस फोर्स क्या है, क्यों ये वर्क करता है, कहाँ पर ये ज़्यादा होता है, कहाँ पर मैक्सिमम होता है, कहाँ पर ये नहीं होता है, और इसका किस तरीके से हवाओं पर प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे अगले लेक्चर में। हमने अपना अगला लेक्चर ही पूरा प्लान किया है कोरियोलिस फोर्स पर, क्योंकि ये चीज़ ज्योग्राफी के लिए आवश्यक भी है और थोड़ा सा समझने में दिक्कत भी होती है। तो हमारा अगला टॉपिक कोरियोलिस फोर्स पर ही आ रहा है। आइए अब आज के मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। पहला, जो एयर प्रेशर है ये इट इज़ ड्यू टू वेट ऑफ द एयर कॉलम। जो एयर कॉलम का भार है ये उसकी वजह से, ये इसका कॉज है। इसके बाद एयर प्रेशर ये मैक्सिमम होता है कहाँ पर, सी लेवल पर होता है, और ये तेज़ी से घटता है ऊपर जाने पर, डिक्रीज अपवर्ड। इसके बाद जो एयर प्रेशर की बेल्ट्स हैं ये टेम्परेचर की वजह से और जो अर्थ का रोटेशन है ये दोनों की वजह से ये मॉडिफाई होती है, जिसको हम लोग कभी कभी थर्मली इंड्यूस्ड या डायनेमिकली इंड्यूस्ड भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये मॉडिफाई होती है। इसके बाद एयर प्रेशर की जो बेल्ट्स हैं ये अपनी पोजीशन को शिफ्ट करती हैं, किसको, पोजीशन को शिफ्ट करती हैं विद द अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन बिटवीन द ट्रॉपिक्स। जो सूर्य की किरणें हैं, जो लंबवत किरणें, ये माइग्रेट करती हैं, ये चलती हैं कहाँ से, कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच में। तो जैसे जैसे सूर्य की लंबवत किरणें पृथ्वी के अलग अलग अक्षांशों पर पड़ती हैं, तो ठीक उसके साथ में जो भूमध्य रेखा की जो निम्न दाब की पेटी है वो भी उसके साथ में उत्तर और दक्षिण की तरफ शिफ्ट होती है। और जब ये पेटी शिफ्ट होती है तो इसके नॉर्थ और इसके साउथ में जितनी भी हाई और लो प्रेशर की बेल्ट्स हैं अकॉर्डिंगली सब, जब ये इक्वेटर की लो प्रेशर बेल्ट जब नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होगी तो सारी पेटियां नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होंगी, और जब ये भूमध्य रेखीय निम्न दाब की पेटी दक्षिण की तरफ शिफ्ट होगी, खिसकेगी, तो उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक जितनी भी पेटियां हैं वो सब दक्षिण की तरफ खिसकती हैं। और ये जो अल्टरनेटिंग ये हाई प्रेशर और उसके बीच में जो लो प्रेशर की बेल्ट्स हैं ये प्लैनेटरी या ग्रही पवनों को जन्म देती हैं, ये इनको कॉज करती हैं। और ये जो ग्रही पवनें हैं वो कौन सी हैं, एक ट्रेड विंड्स हैं जिसको हम लोग व्यापारिक पवनें कहते हैं, वेस्टर्लीज हैं, और तीसरी आपकी पोलर विंड्स हैं। बाकी ये विंड्स जब चलती हैं तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में तो ये डिफ्लेक्ट होती हैं कोरियोलिस फोर्स की वजह से। फेरल का नियम इनको समझाता है। ये सारी बातें हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब बात थिंकिंग ज्योग्राफिकली की। प्रेशर बेल्ट्स आर कंटिन्यूअस इन द सदर्न हेमिस्फीयर बट आर ब्रोकन इनटू सेल्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर।
जो वायुदाब की पेटियां हैं ये दक्षिणी गोलार्ध में कंटिन्यूअस होती हैं, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब हम आते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो ये ब्रोकन होती हैं, छोटे छोटे सेल्स में टूटी हुई होती हैं। ऐसा क्यों होता है, इस पर आप लोग थोड़ा विचार कीजिएगा। और एक अहम बात, अभी तक के लेक्चर्स जितने भी हुए हैं उस पर आपकी जो भी क्वेरीज हो, क्लैरिफिकेशन हो, आपके क्वेश्चंस हो, उनको आप नीचे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर उनको आप मैसेज कर सकते हैं। आगे हम लोग जब भी थिंकिंग जोग्राफिकली के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे एक अलग सेशन में, तो जो आपकी क्वेरीज हैं उनको भी हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस के साथ में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। अब रेफरेंस और फर्दर रीडिंग्स के लिए आप लोग सबसे पहले एनसीईआरटी की किताब पढ़ सकते हैं, क्लास 11 की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। और उसके बाद आप फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल का स्वरूप सविन सिंह जी की किताब है, प्रवालिका पब्लिकेशन से, इसको आप कंसल्ट कर सकते हैं।